Okay, so last time we had seen how to find the solution of homogeneous part, of a recurrence relation in which the right hand side was 0, or in other words you can say solution of homogeneous difference equation. तो उसमें देखा था हमने कि अगर सारी रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो इस तरह का एक्सप्रेशन आता है आपका, जहां अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के आर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. जब कुछ रूट्स रिपीटेड है, एक जैसे हमने यहाँ पे एक रूट रिपीटेड ली है जिसकी मल्टीप्लिसिटी m है और बाकी डिस्टिंक्ट हैं, तो अगर मल्टीप्लिसिटी m है तो उस रूट को आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड बाकी डिस्टिंक्ट के लिए ऐसे लिख लेंगे. And then when the roots were repeated, complex roots थी, तो उस केस में आ जाएगा rho to the power r a1 cos r theta plus a2 r sin theta. Rho is this one and theta is this one. Okay. तो हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे और लास्ट प्रॉब्लम में हमने आपको बताया था अगर कॉम्प्लेक्स रूट रिपीटेड हो जाए, जैसे इसकी अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है तो नेचुरली इसकी भी मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, तो उस केस में cos और r के कोफिशिएंट्स को आप, ये मल्टीप्लिसिटी 2 है तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मल्टीप्लिसिटी m होती तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m-1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब आ जाते हैं हम, अगर इसका राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, that is you have a non-homogeneous difference equation, जो हमने आपको ये बताया था यहाँ पे. हाँ, ये देखिए यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया था, FR was 0. अब यहाँ पे अगर FR 0 नहीं है, so this is called as non-homogeneous recurrence relation. तो अब हम इसका देखते हैं. तो जैसे आपको पता है डिफरेंशियल नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप सोल्यूशन निकालते हैं तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस पार्ट प्लस द पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज जिसमें आप नॉन होमोजेनियस टर्म को कंसीडर करते हो. द सेम थिंग हियर, होमोजेनियस तो आपने निकालना सीख लिया है, अब हम देखते हैं नॉन होमोजेनियस को कैसे निकालते हैं. अब इस केस में जो नॉन होमोजेनियस फंक्शन FR होगा, ये किस तरह का फंक्शन है उसको ही देखते हुए हम ट्रायल फंक्शन चूज करेंगे. ट्रायल फंक्शन क्या होता है, एग्जैक्टली FR की तरह होता है, बस खाली कांस्टेंट्स हम उसमें फर्क कर देते हैं. लाइक अगर ये साइन थीटा है तो ट्रायल फंक्शन भी हम साइन थीटा ही लेंगे, लेकिन उसमें कांस्टेंट्स फर्क कर देंगे. सो उस तरह से लेके एंड देन वो कांस्टेंट, फिर इसको हम लोग डिफरेंस इक्वेशन में पुट करके कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स. ये भी आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स. तो वही मेथड, सेम चीज हम लोग यहाँ यूज करेंगे. तो अब देख लेते हैं. अगर देखिए FR, दैट इज द राइट हैंड साइड फंक्शन, अगर ये इफ इट इज द फॉर्म ऑफ b टू द पावर r और b होमोजेनियस पार्ट की कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं है, तो उस केस में हम ट्रायल फंक्शन को ab टू द पावर r ले लेंगे. ये ध्यान रखना है, दिस इज नॉट अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सेकेंड, अगर ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m है, FR इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m, तो यहाँ पे भी हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m ही लेंगे, बट यहाँ पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम अननोन ले लेंगे, a0 a1 अप टू an. अब दूसरा क्या हो सकता है, ये BR ही है FR आपका, लेकिन यहाँ पे B कैरेक्टरिस्टिक रूट है, B रूट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की और उसकी मल्टीप्लिसिटी S है. तो उस केस में ये ट्रायल फंक्शन होगा. अब देखिए मल्टीप्लिसिटी S है तो हम इसको r टू द पावर S से मल्टीप्लाई कर देंगे, b टू द पावर r, और ये कांस्टेंट हम a0 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर राइट हैंड साइड फंक्शन आपका r लिया, दिस शुड बी r नॉट n इज इक्वल टू okay, this is sin BR और cos BR. यहाँ r लिया इसलिए r ले रहे हैं, अगर यहाँ n होता तो ये जो हमने लिखा था ये ठीक था. तो अगर ये इस तरह का है देन हमारा, अच्छा यहाँ पे भी करेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा
ये जो पर्टिकुलर अगर साइन खाली साइन है या खाली कॉस है या इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इन तीनों केस में ही हमारा ट्रायल फंक्शन होगा ए नॉट साइन बी आर प्लस A1 cos BR। तो ये दोनों ही केस में ये होगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, चाहे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, इन तीनों ही केस में ये हम ट्रायल फंक्शन लेंगे। अब हो सकता है आपका जो राइट हैंड साइड वेक्टर हो वो ये वाला BR प्लस अ पॉलिनोमियल हो, तो इन दोनों का हम सम ले लेंगे राइट हैंड साइड के लिए, एंड लाइक दैट। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे। सो उसमें कुछ नहीं है, बट बेसिक ये इस तरह की चीजें हैं, ये बेसिक 4 तरह ये आता है। सो ये आप याद रखिए, बाकी सब इसका सम डिफरेंस प्रोडक्ट जो भी होगा उस तरह से हम लोग चीजें ले लेंगे। Okay, चलिए, now let's come to the solution of the non-homogeneous recurrence relations. So suppose आपको ये सॉल्व करना है AR plus 2 minus AR plus 1 minus 2AR equal to R square। तो पहले हम क्या करेंगे, होमोजीनियस पार्ट को 0 ले लेंगे, तो सॉरी नॉन होमोजीनियस पार्ट को 0 ले लेंगे। तो होमोजीनियस पार्ट के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे AR is equal to A alpha to the power R। यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इधर में स्मॉलेस्ट पावर ऑफ अल्फा इज R, इसको बाहर ले लिया। सो दिस इज द इक्वेशन दैट यू गेट एंड दिस बिकम्स योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये वाला आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाता है। अब जब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाता है आपका, तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो इसके रूट्स आते हैं -1 और 2, रिपीटेड रूट्स नहीं है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो इसका होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन हो जाएगा A1 -1 to the power R plus A2 2 to the power R। Okay, so we name this as 1। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए अब हम ये राइट हैंड साइड को देखेंगे। राइट हैंड साइड इज R square। R square मींस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, तो हम जो राइट हैंड साइड फंक्शन है FR, सॉरी AR नहीं होगा, दिस इज FR, नहीं ठीक है, सॉरी, ओके ओके। सो वी विल रिप्लेस AR बाय A0 प्लस A1R प्लस A2R स्क्वायर। देखिए यहाँ पे R स्क्वायर है, सो दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, बट जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इसमें कंप्लीट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 लेंगे। अब अगर खाली R स्क्वायर के टर्म में ही आना है तो A0 A1 0 आ जाएंगे, अगर इस फॉर्म में आना है तो A1 A0 की वैल्यू नॉन जीरो भी आ सकती है। सो वी विल टेक दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन दैट इज कंप्लीट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और इसको अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो AR प्लस 2 में हर जगह R को R प्लस 2 से रिप्लेस कर दिया है, AR प्लस 1 में हर जगह R को R प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया है, एंड AR को लिखे एंड इक्वल टू R स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई दिस। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जा रहा है। हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, R स्क्वायर के कोफिशिएंट्स एक साथ लिख लिए, R के कोफिशिएंट्स एक साथ लिख लिए, कांस्टेंट टर्म एक साथ लिख लिए, एंड देन वी हैव R स्क्वायर। Now when you compare the coefficients of like powers of R, so coefficient of x square left side पे क्या है -2A2, right side पे क्या है 1, so this gives you A2 is equal to -1/2। लेफ्ट साइड में R का कोफिशिएंट क्या है -2A1 प्लस 2A2, राइट साइड में R का कोई टर्म नहीं है, so this as well we can write as 0 times R plus 0, so this is equal to 0। और A2 की वैल्यू अगर हम -½ पुट कर देते हैं तो A1 की वैल्यू आ जाएगी -½ एंड द सेम वे कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, सो दिस गिव्स यू A0 इज इक्वल टू 1 बिकॉज A1 A2 दोनों की वैल्यू ½ है, सो ये आ गया। अब A0 A1 A2 को हम इधर पे पुट कर देंगे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। सो पर्टिकुलर के लिए सुपरस्क्रिप्ट में P लिख देंगे, होमोजीनियस के लिए सुपरस्क्रिप्ट में H लिख देंगे। सो A0 minus A1R and then A2R square, so this is particular solution, name this as 2। so the complete solution कह लो या general solution या कह लो या total solution कह लो, this is equal to sum of the homogeneous part plus the particular solution।
तो फ्रॉम 1 and 2 ये हो गया आपका होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन, ये हो गया पर्टिकुलर का सोल्यूशन, एंड देयरफॉर दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। अच्छा ये बताओ, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन क्यों कहते हैं? जैसे होमोजीनियस पार्ट में जब आप सोल्यूशन निकालते हो तब तो आप खाली सोल्यूशन निकाल देते हैं, तब तो उसको नहीं बोलते ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है या ये कुछ उस तरह की बात। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन को पर्टिकुलर सोल्यूशन नाम क्यों दिया गया है? मैम इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है इसलिए। हाँ, मैम इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होता इसलिए। दैट्स करेक्ट। तभी इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं, बिकॉज इसमें हर ये जो हम लोग ने ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट टर्म्स लेके चले थे, इसकी हमने पर्टिकुलर वैल्यू निकाल ली है, तो ये हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। और होमोजीनियस पार्ट में देखिए ये दोनों हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं, तभी जब आप इसके साथ इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन देते हो तभी आपको इसकी पर्टिकुलर वैल्यूज मिलती हैं, अदरवाइज दीज हैव अ जनरल वैल्यू C1 and C2। गुड, चलिए अब देखिए नेक्स्ट इज an+2 - 6an+1 + 9an = 3 to the power n। अगेन पुट द राइट हैंड साइड इक्वल टू 0, तो हमारा ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन। सो इसमें हम पुट कर देंगे a α to the power n। सो you have here a repeated root, that is root alpha = 3, जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। मल्टीप्लिसिटी 2 है तो उसको हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो a1n + a2 3 to the power n। देखिए जब आपका सब्सक्रिप्ट n में हो सो डू ऑल द कैलकुलेशंस विद n, जब r में हो सो डू ऑल द कैलकुलेशंस विद r। तो और अगर p में आ जाए तो p में कर दिए लाइकवाइज। ये हो गया। अब देखिए अब आपका होमोजीनियस पार्ट, नॉन होमोजीनियस पार्ट ये हो गया, इसका फॉर्म और ये देखिए एक सा है, दैट मीन्स f of n is 3 to the power n, और जो 3 है ये होमोजीनियस पार्ट की का रूट है ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2। सो इस केस में जो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो an² 3 to the power n। इसकी अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है, सो देखिए अगर ये मल्टीप्लिसिटी 2 नहीं होती तो हमारा इसका पर्टिकुलर पार्ट क्या हो जाता, a 3 to the power n। if 3 was not a root of homogeneous part, तो इसको देखते हुए हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन ये हो जाता, बट क्योंकि 3 इसकी भी रूट कैरेक्टरिस्टिक रूट है इसकी ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2, तो इसलिए इसको हम n² से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन का फॉर्म। अब इसको आप इसमें पुट कर दीजिए एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
निकला? क्या एक ये एक्सप्रेशन ही तो खोलना है, दैट टू आल्सो टू द पावर 2 n square plus 4n plus 4 and the same thing here n square plus 2n plus 2 सिंप्लीफाई कर लो and this will give you a is equal to 1 over 18. तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन. Okay, next is an plus 2 minus 5 an plus 1 plus 6 an equal to 2 to the power n plus 7 n plus 5. तो अब यहाँ पे ओके होमोजीनियस पार्ट ये हो गया हमारा, इसमें हमने पुट कर दिया an is equal to alpha to the power n. So this becomes our characteristic equation और इसके रूट्स आते हैं 2 और 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट. सो दिस इज द होमोजीनियस पार्ट, सॉल्यूशन टू द होमोजीनियस पार्ट. अब देखिए अगर आप राइट हैंड साइड का ये देखें फंक्शन, दिस इज सम ऑफ टू टाइप्स ऑफ फंक्शन. एक है b टू द पावर n टाइप का और एक है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 का. अब इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका तो हम ले लेंगे लाइक आई कैन टेक दिस एज an प्लस b, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये 2 जो है ये होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन है या नहीं है. अब देखिए यहाँ पे 2 इज अ रूट ऑफ होमोजीनियस पार्ट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1. तो अगर ये नहीं होता 2 रूट तो हमारा पर्टिकुलर पार्ट क्या हो जाता, लाइक इफ आई टेक से d 2 टू द पावर n ये हो जाता. बट यहाँ पे 2 होमोजीनियस पार्ट सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट है ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1, तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जो फाइनल हमारा फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दिस प्लस दिस. देखिए यहाँ पे ट्रायल फंक्शन फॉर दिस इज a1 n 2 to the power n because 2 is a root of homogeneous part and इसके लिए polynomial of degree 1 that is a2n plus a3. तो जो टोटल फंक्शन हो जाएगा राइट हैंड साइड का वो हो जाएगा a1 n 2 to the power n plus a2 n plus a3. अब इसको आप गिवन डिफरेंस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड सॉल्व इट.
चलो कर लेना इसका कैलकुलेशन, थोड़ा सा इस केस में लेंदी हो जाएगा. सो in this a1 will come out to be minus 1 by 6, a2 will come out to be 7 by 2, and then a3 will become a3 will come out to be 5 by 2. सो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा अगर राइट हैंड साइड दो तरह के फंक्शंस का सम है तो अकॉर्डिंगली ही हमें जो ट्रायल फंक्शन होगा वो भी इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस होंगे उनका सम होगा. ओके, नाउ डू दिस वन एंड टेल मी द आंसर. ये वाला थोड़ा ध्यान से और जल्दी करना और बताओ क्या आंसर आएगा. होमोजेनियस फंक्शन तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख ही रहा है, इसका पर्टिकुलर पार्ट क्या होगा. बताओ भाई, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या लोगे इसका. Here your f of n is 7. So पर्टिकुलर पार्ट क्या लोगे. सब तो बता दिया आपको किस तरह का फंक्शन है, तो क्या क्या लेते हैं, तो बताओ 7 के लिए क्या लोगे. क्या भाई, कुछ तो बोलो. आंसर गलत है सही है पर बोलो तो सही, ताकि पता चले तुम लोगों को समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है. यस मैम, कर रहे हैं. नहीं नहीं, कर तो रहे हो, बताओ लोगे क्या ये बता दो ना फिर कर... मैम इसको 7 इंटू 1 की पावर r कर देंगे तो यहाँ से ये 1 रूट है हमारा, तो ए एन इक्वल टू ए इंटू एन ले लेंगे.
चलो इसको हम छोड़ते हैं, तुम लोग बाद में ट्राई करना और हमको नेक्स्ट टाइम इसका आंसर चाहिए। ओके, लुक हियर नाउ, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा दैट वाज लीनियर रिकरेंस रिलेशंस का सॉल्यूशन या नॉन होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपका लीनियर ही इक्वेशन हो, सम यू आल्सो हैव नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशंस। अब ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बट कुछ रिकरेंस रिलेशन को हम बाय doing some substitution I can convert them into linear recurrence relations, और एक बार लीनियर में कन्वर्ट हो गए तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव an square minus 2an minus 1 square equal to 4 for n greater than equal to 1 and a not equal to 3, ये देने से अब हो जाएगा कि इसका जो सोल्यूशन आएगा वो जनरल सोल्यूशन नहीं आएगा, दैट विल बी अ यूनिक सोल्यूशन बिकॉज यू हैव प्रिस्क्राइब दिस वैल्यू। और देखिए यहाँ पे ऑर्डर इसका 1 है तो हमें एक ही वैल्यू की जरूरत है, अगर ऑर्डर इसका जितना होता उतनी ही हमें इनिशियल वैल्यूज उतनी ही हमें बाउंड्री वैल्यूज चाहिए होती। ओके, so what I do is now here bn I write as an square, so this will become bn and this will become minus 2 bn minus 1 which is equal to 4। तो होमोजेनियस पार्ट क्या हो जाएगा, a अल्फा टू द पावर n minus 1 or into alpha minus 2 equal to 0, so the characteristic root is 2। naturally when order is 1 तो रूट भी एक ही निकलेगी, तो इसका होमोजेनियस पार्ट का सोल्यूशन हो जाएगा bn is equal to a 2 to the power n। अब राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, तो हमने इसको p ले लिया तो हमारा यहां से आ गया p की वैल्यू -4 आ गई। सो द solution will be a 2 to the power n, that is homogeneous part, minus 4, that is this one, और bn क्या था, an square है, so an will be this। now use the value of a naught as 3 and get the value of a। सो इस तरह से हमें an मिल गया, दिस वाज ओरिजिनली नॉन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पे ar is equal to minus r ar minus 1 equal to r factorial। अब ये भी देखिए हमारा लीनियर नहीं रहा क्योंकि r इससे मल्टीप्लाइड है। जैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखते थे अगर आपका y डबल डैश माइनस 2xy इक्वल टू से अगर x स्क्वायर दिस इक्वल टू x स्क्वायर होता है, देन यू कॉल इट एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर दें या यहाँ पे y स्क्वायर कर दें तो उस केस में ये आपका क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है। द सेम थिंग यहाँ पे हमने इसको सो दिस यहाँ पे हमने क्योंकि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है इसीलिए हमने इसको हम ओरिजिनल जो हमारे मेथड्स हैं उससे हम नहीं कर पाएंगे। सो दिस गिव्स यू सॉरी एंड द एक कंडीशन हमें दी गई है a नॉट इक्वल टू 2, अगेन एक ही दी गई है क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है। सो इन ऑर्डर टू गेट दिस रिड ऑफ दिस r तो हम क्या करते हैं br, एक तो ये r है, दूसरी चीज क्या है हमारे पास, ये चलो ये r तो मैनेज हो जाएगा, दूसरी चीज है ये पार्ट। अब r फैक्टोरियल के लिए हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शंस की लिस्ट में जिसकी वजह से हम इसको उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं r फैक्टोरियल से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया r फैक्टोरियल यहाँ, और ये r फैक्टोरियल से जब आप ये डिवाइड करोगे तो ये r चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा आपका 1।
अब यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर आप बी आर को ए आर ओवर आर फैक्टोरियल ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, बी आर माइनस वन इक्वल टू 1। इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन एंड दिस गिव्स यू ए आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस आर। Okay, so this was by method of undetermined coefficient, जिसमें डिपेंडिंग ऑन कि आपका राइट हैंड साइड फंक्शन क्या है, मतलब जो फंक्शन इस इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस बना रहा है उस फंक्शन का फॉर्म किस तरह का है, उसके हिसाब से हम पर्टिकुलर सोल्यूशन को चूज करके हम सोल्यूशन निकाल रहे थे। Another method for solving the recurrence relation या डिफरेंस इक्वेशन इज बाय मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस। तो हम लोगों ने देखा था हम जनरेटिंग फंक्शंस कैसे, अगर कोई डिस्क्रीट न्यूमेरिकल सीक्वेंस दिया है तो हम जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं, या जनरेटिंग फंक्शन दिया है तो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। अब डिस्क्रीट न्यूमेरिक की हम बात क्यों करें, क्योंकि आप देखिए इसमें देखिए या इससे पहले कोई भी आप देखेंगे जो हमने सॉल्व किया तो ये हमें rth टर्म ऑफ डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन ही मिल रहा है। दैट मीन्स व्हाट, डिफरेंस इक्वेशन या रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन हमेशा डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन के फॉर्म में ही आपका आएगा, जिसका हम यूजुअली rth टर्म प्रिस्क्राइब कर देते हैं अगर डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन एक तरह का है, या अगर 2 या 3 तरह से डिफाइंड है तो हम उसको फिर स्टेप्स में भी डिफाइन कर देते हैं, जैसे हम आपको आगे दिखाएंगे। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू डू इट। अब इसको करने का तरीका एग्जैक्टली वही है। अच्छा, किसी को याद है आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते थे? जस्ट द मेथड आई वांट। मैम पहले लाप्लास ले लेते थे और उसके बाद मैम जब उसको सॉल्व करते तो मैम उसके बाद इनवर्स ले लेते थे लाप्लास का। करेक्ट, आप पहले दोनों साइड लाप्लास ले लेते थे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, अगर एफ ऑफ एस आता था तो आप एफ ऑफ एस का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके रख लेते थे। अब सिंप्लीफाइड एफ ऑफ एस के एक्सप्रेशन का आप लाप्लास इनवर्स लेते थे एंड दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वही चीज हम इधर करेंगे। ये जो हमें इक्वेशन दिया होगा, लेट्स टेक लीनियर वन, जैसे हमारा सपोज ये इक्वेशन दिया है। सो इस इक्वेशन को, जैसे ये हमारा इक्वेशन है, इस टाइप के इक्वेशन होंगे हमारे जिसको हमें सॉल्व करना है। तो हम उसको क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई द रिकरेंस रिलेशन बाय z टू द पावर r एंड टेक द समेशन ओवर r। तो पहले हमने दोनों साइड्स को z टू द पावर r से मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन ले लिया ओवर r। अब r कहाँ से स्टार्ट होगा ये आपके डिफरेंस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, तो वो हम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आपको बताते जाएंगे कि इसका समेशन आप कहां से स्टार्ट करेंगे। अब ये तो हो गया आपका a ऑफ z, ठीक है। अब अगर हमारा समेशन r का समेशन हम 1 टू इंफिनिटी से कर रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, az माइनस a नॉट। इसी तरह अगर हम समेशन r इक्वल टू 2 से कर रहे हैं तो इसके दो टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स क्या आएंगे, a नॉट प्लस a1r, तो वो हम az से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके आगे एक और आ जाएगा माइनस a2r स्क्वायर एंड लाइक दैट। सो बेसिकली z टू द पावर r से मल्टीप्लाई कर दिए, सम इट ओवर r। r का समेशन कहां से स्टार्ट होगा दैट विल वैरी फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, तो हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। और अगर 0 से वैरी हो रहा है तो आप इस एक्सप्रेशन को az से रिप्लेस कर देंगे। अगर 1 से हो रहा है तो आप इस एक्सप्रेशन को इससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से हो रहा है तो इससे रिप्लेस कर देंगे एंड सो ऑन। पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ टर्म आपको इस तरह के भी दिखाई देंगे। इस तरह के माने ये देखिए, ये और ये सेम नहीं है। इन सब में देखिए ये और ये सेम है, खाली समेशन का इंडेक्स फर्क था। अब इसमें ये सब्सक्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट सेम नहीं है, तो हमें इनको सेम लाना पड़ेगा।
इनको सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये इधर से एक z का पावर निकाल लेंगे। ओके, हमने यहाँ दूसरी तरीके से लिखा है तो यहाँ उस ढंग से कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, रिप्लेस r बाय r-1, तो ये सब समेशन 0 से इंफिनिटी को हो जाएगा, ये हो जाएगा ar, ये हो जाएगा z टू द पावर r+1। अभी भी देखिए ये और ये सेम नहीं है, तो हम एक z का फैक्टर बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा टर्म क्या बच जाएगा, एक z का फैक्टर बाहर निकाल लिया तो हमारे पास ये टर्म मिलेगा, ये z का फैक्टर हमने बाहर निकाल दिया, एंड दिस इज नथिंग बट ar, तो ये a ऑफ z हो जाएगा। या आप जैसे हम पहले एक्सप्लेन कर रहे थे आप वैसे भी कर सकते हैं, पहले यहाँ से z का फैक्टर बाहर निकाल लीजिए, दोनों जगह r-1 हो जाएगा, उसके बाद रिप्लेस r-1 बाय r, तो आपका समेशन 0 से इंफिनिटी तक हो जाएगा, और r-1 की जगह आप r रख दीजिए। सो एनी ऑफ द वे यू कैन डू इट। सो दूसरी चीज ये आएगी कि आपके पास इस तरह के टर्म्स आएंगे। अब अगर आपके पास इस तरह का टर्म आया, सो अगेन रिप्लेस r बाय r-2, ये एक्सप्रेशन आ गया, और z स्क्वायर को आप बाहर निकाल लेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट की पावर 1 हो जाएगी, एंड दिस एक्सप्रेशन विल रिड्यूस टू a ऑफ z। तो पहला स्टेप ये है, दूसरा और तीसरा स्टेप इज जस्ट सिंप्लीफिकेशंस। अब एक बार आपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो आप az का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, तो वो आप निकाल लीजिए, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप f ऑफ x निकाला करते थे, ऐसे इसमें हम a ऑफ z निकाल लेंगे। एक बार आपका a ऑफ z आ गया, so this will represent the generating function, इससे हम discrete numeric function निकाल लेंगे जैसे हम लोग पहले निकाला करते थे। So this will give you the solution. This is how you can solve recurrence relation and difference equation using generating function. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, अब ये कुछ जनरेटिंग फंक्शंस जिनके हम लोगों ने, कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस जिसके हमने जनरेटिंग फंक्शंस ऑलरेडी निकाले हुए थे, मतलब जिसके हम लोग ने क्लास में ऑलरेडी किए हुए हैं। एक आध दो हैं, जैसे 1/r² का नहीं किया, 1/r का नहीं किया, बट दिस इज क्वाइट इजी। तो उसके ये जनरेटिंग फंक्शंस आए थे, दिस इज द डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन ar एंड दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन az। सो इसको हमने एक टेबल की तरह रख दिया। अगर आप ये टेबल याद कर पाए, वेरी वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली इसको देख के निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं भी याद कर पाते तो भी हमारे पास तरीके हैं कि हम किस तरह से az से ar निकालें, सो दैट वी विल सी इन द प्रॉब्लम। बट ये जो हमने आप क्लास में करवाए हैं ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको हेल्प हो जाए। अगर याद रहेगा तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ओके, सो यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंस इक्वेशन। तो पहले हम होमोजीनियस देखेंगे, बाद में हम नॉन होमोजीनियस पे जाएंगे। सो ये हमारा है होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ये देखिए n है, ये n-2 है, सो इसका ऑर्डर 2 है। 2 है तो हमें 2 बाउंड्री कंडीशंस चाहिए, तो वो हमने ले ली। तो मतलब ले ली क्या, मैंने क्वेश्चन में दी गई है, तो ये है। तो पहला स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय z टू द पावर n। तो दोनों साइड्स को z टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए एंड टेक द समेशन ओवर r। अपर लिमिट तो सबकी इंफिनिटी रहेगी। अब यहाँ पे देखिए n-2 है, सो ये सबस्क्रिप्ट जो है an के, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ पे समेशन जो है 2 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 1 से स्टार्ट कर दिया तो a1-2 -1 आ जाएगा, एंड दिस सबस्क्रिप्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हमको समेशन 2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सो वी हैव सम इट फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी। सो आप जो भी डिफरेंस इक्वेशन में सबसे छोटा सबस्क्रिप्ट होगा उसको इक्वेट टू 0 कर दीजिए, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ n, और वहां से आप ये समेशन कर लीजिए। सो ये हमारा आ गया 2 टू इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट सेम है, तो और ये 2 है, 2 मीन समेशन आपका 2 से स्टार्ट कर रहा है, माने 0 और 1 हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो जब n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a0 आ गया, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1z आ गया। तो ये दोनों टर्म हम इससे सबट्रैक्ट कर देंगे और इसको हम az से रिप्लेस कर देंगे।
ओके, नाउ इधर देखिए सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट हमारे फर्क है। तो हमने क्या किया, यहाँ से z का एक पावर बाहर ले लिया, तो हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट अब एक से हो गए। एंड द सेम थिंग वी डू फ्रॉम हियर, इधर से हमने z को बाहर ले लिया, तो ये हमारे सेम हो गए। अब इस एक्सप्रेशन में आई विल रिप्लेस n बाय n माइनस 1, तो हमारा समेशन 1 से स्टार्ट हो जाएगा और n माइनस 1 की जगह हमने n रख दिया। इस एक्सप्रेशन में आई रिप्लेस n बाय n माइनस 2, सो n की जगह n माइनस 2 की जगह n रख दिया और हमारा समेशन यहाँ पे 0 से इंफिनिटी तक हो गया। अब ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, az माइनस a नॉट, क्योंकि यहाँ समेशन 1 से स्टार्ट है, एंड दिस विल बिकम az इक्वल टू 0। ये एक बार ये स्टेप आप देख लीजिए, देन वी विल मूव अहेड। ये मेन चीज है, पहली तो है z टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना, दूसरा समेशन किस वैल्यू किस इंडेक्स से आप स्टार्ट करेंगे, और तीसरा ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन। ये कर लिया तो आपका आधा प्रॉब्लम हो गया। ओके, जब यहां तक आ गया तो अब हम क्या करेंगे, a ऑफ z के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लेंगे और बाकी जितने हैं उनको अलग कर लेंगे इक्वल टू 0, एंड देन सिंप्लीफाई फॉर a ऑफ z, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को अब देखें, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शंस यूज कर सकते हैं। जब हमने पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करे तो हमारा ये टर्म आ गया। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखिए, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 ओवर 1 माइनस अल्फा जेड इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर r। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। इसके हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर r, इसका हो जाएगा 4 टू द पावर r, तो वही देखिए 2 5 टू द पावर n माइनस 5 4 टू द पावर n, क्योंकि n में है इसलिए n के टर्म्स में, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख दीजिए आपको कैसे, किस फॉर्मूले से आपने लिखा वो कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है, देन इन दैट केस एज जैसे हम लोग जनरेटिंग फंक्शन से डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन करते थे वही करेंगे। इसको आप this you can write as 2 1 minus 5 z to the power minus 1, और इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा समेशन 5z to the power n। इसी तरह 1 ओवर 1 माइनस 4z का एक्सपेंशन आ जाएगा समेशन 4z to the power n। तो ये हो गया आपका जनरेटिंग फंक्शन। इसका nth टर्म क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ z to the power n, तो यहाँ से 2, यहाँ से 5 टू द पावर n, यहाँ से ये माइनस 5 इज कांस्टेंट, एंड यहाँ से 4 टू द पावर n। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंस इक्वेशन। आप चाहें तो इसको जो हम लोग ने मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से इससे पहले वाले मेथड से करा, उससे भी कर सकते हैं। यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। सो इस तरह से फॉर्मूला याद हो तो उससे कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं याद हो तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर, आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास।